हेलो लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एमएलए किसको कहते हैं, एमपी किसको कहा जाता है। ठीक है, आज हम लोग जो ये चैप्टर है क्लास 7 की चैप्टर 3 सिविक्स का, इसमें हाउ स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क के अंडर मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसे कुछ टॉपिक्स पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मिनिस्टर्स यानी मंत्री जो है वो कौन होता है और उसका काम क्या होता है। तो हमने जैसा कि पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, ठीक है, ये बिलोंग करते हैं रूलिंग पार्टी से और इनमें से एक लीडर चुना जाता है जो कि इनका चीफ मिनिस्टर होता है, जो मेजॉरिटी में आते हैं, ठीक है, जीतकर उस पार्टी के एमएलएज के बीच में से ही, ठीक है, एक लीडर चुना जाता है और वो चीफ मिनिस्टर बनता है। और चीफ मिनिस्टर फिर सेलेक्ट करते हैं और जो अदर एमएलएज हैं उनमें से मिनिस्टर को। और ये प्रोसीजर जो है वो होता है आपका स्टेट के जो गवर्नर हैं उनके थ्रू, वो अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर और उनके मंत्री परिषद को, मंत्रियों को। चीफ मिनिस्टर और जो और मंत्री हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को और जो मिनिस्ट्रीज़ है उसको होल्ड करें और उसको सुचारू रूप से चला सके, मतलब कि उसका काम जो है वो सही से करें। तो मिनिस्टर्स जो है उनका काम ये है। दूसरा फिर है हमारा टॉपिक है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में अब हम लोग देखेंगे कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली में होता क्या है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कि जितने भी इलेक्टेड एमएलएज हैं, ठीक है, रूलिंग पार्टी के अलावा भी जो अपोजिशन है, ठीक है, जो कि विपक्ष में बैठती है, तो वो सब एक जगह जमा होते हैं। यहाँ पे कोई भी जो लॉ है वो पास होता है और अलग अलग चीज़ों पे यहाँ पे चर्चा होती है, जिसमें कि अपोजिशन भी पार्ट लेती है और रूलिंग पार्टी भी। तो लेजिस्लेटिव असेंबली वो जगह है। उसके अलावा उसमें से कुछ जो एमएलएज हैं जो कि रूलिंग पार्टी से हैं, उन पे डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। एक तो वो जहाँ से एमएलए चुने गए हैं वहाँ का क्षेत्र जो है उसका भी डेवलपमेंट का काम होता है इन एमएलएज का। उसके अलावा अगर उनको किसी भी डिपार्टमेंट का, विभाग का अगर मंत्री बनाया गया तो वो एज मिनिस्टर वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हो जाता है हमारा टॉपिक डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो डिबेट है वो कैसे होता है इस लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन जो है एक वाइटल रोल प्ले करती है। ठीक है, जितने भी एमएलए हैं ऑपोजिशन के वो एक्सप्रेस करते हैं अपने ओपिनियन को, मतलब अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं रूलिंग पार्टी से। किसी भी जो मुद्दा है, कोई भी इशू है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑपोजिशन जो है वो पूछती है रूलिंग पार्टी से कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कैसा काम हो रहा है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अलावा ये जो अपोजिशन है वो सजेशन देने का काम भी करती है। ये पॉसिबल है हमेशा ही डेमोक्रेसी में ही, ठीक है। और ये ऑपोजिशन बताती है, सजेशंस देती है कि गवर्नमेंट और लोगों के विकास के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या काम कर सकती है। और मिनिस्टर्स जो रूलिंग पार्टी से बने हुए मिनिस्टर्स हैं अलग अलग विभागों के, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो ये बताएं, ठीक है, रिस्पॉन्स करें जो उनसे क्वेश्चन पूछा गया है उस विषय में, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जितने भी एमएलएज हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर ही एक गवर्नमेंट जो है वो सुचारू रूप से काम करती है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रीडम का जो 4 पिलर्स है, ठीक है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रेस और असेंबली, तो इन सब का ख्याल रखा जाता है इन डिबेट्स के जरिए, ताकि किसी भी तरह से किसी की भी आज़ादी जो है वो हैम्पर ना हो, आज़ादी जो है वो छीनी ना जाए और लोगों के हित में ही काम हो सके, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिर जो है ये आता है कि अगर, ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो पूछा जा रहा है, अगर वो आंसर से लेजिस्लेटिव असेंबली कन्विंस नहीं है तो वो सरकार को ये बताती है कि उनको उनके एडवाइस पर और कौन कौन से काम करने चाहिए। और
लोगों की भलाई के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। फिर गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि न्यू लॉज बनाए जाएं ताकि जैसे आप देखोगे कि स्टेट के रिगार्डिंग सैनिटेशन के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, एजुकेशन है, हॉस्पिटैलिटी है, तो इनके लिए अलग अलग रूल्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूलिंग पार्टी ही तय करती है, ऑपोजिशन से भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे भी ध्यान दिया जाता है और उस क्षेत्र के विकास के लिए भी काम किया जाता है जहाँ पे कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं है, बेसिक जो भी सुविधाएं हैं वो अगर नहीं है तो वो पूरा करने की कोशिश की जाती है। और जितने भी लॉज बनते हैं, ठीक है, तो ये स्टेट जो है वो अपने कह सकते हो आपकी अपने स्टेट में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग रूल्स और रेगुलेशंस को बनाती है। और गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं, ठीक है, वो स्टेट के बनाए हुए इन जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो बनाती है जो भी रूल्स को, ठीक है, तो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करती है जिससे कि सुचारू ढंग से एक राज्य को उसकी राज्य सरकार चला सके। फिर लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट एंड अ यूनियन टेरिटरी। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि भारत में 28 राज्य हैं और उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो अब आप ये सोचोगे कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, इनमें अंतर क्या है। तो जो स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट जो है वो रूल की जाती है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जो कि कॉमन पब्लिक, ठीक है, आम जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए, चीफ मिनिस्टर है और अलग अलग मिनिस्टर्स। तो स्टेट जो है वो गवर्न होती है लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। लेकिन यूनियन टेरिटरी जो है वो आप देखोगे कि डायरेक्टली रूल की जाती है केंद्र सरकार के थ्रू। अगर आप यूनियन टेरिटरी का हिंदी समझोगे, ठीक है, हिंदी में इसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, तो यहाँ से आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा कि जिस पर केंद्र का, ठीक है, बिल्कुल भी डायरेक्टली रूल हो, तो इसको कहा गया है केंद्र शासित प्रदेश या फिर यूनियन टेरिटरी, जहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल करती है। और वो इसको रूल करने के लिए अब किसके थ्रू रूल करती है, तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करती है सेंटर के थ्रू, जो कि वहाँ पे उस केंद्र शासित प्रदेश की शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से चला सके। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो मीडिया है उसका क्या रोल है और मीडिया आखिर क्यों किसी देश के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।